हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। आज हम हमारा जो 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 11 एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन की बात है, इसका हम आगे का टॉपिक देखेंगे, जिसमें आज बेसिकली हम कवर करने वाले हैं हमारा 11.6 जो कि है एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट। ओके, एनिमल हस्बेंड्री बेसिक मीनिंग यहाँ पे क्या होने वाला है कि हम बेटर क्वालिटी के जो भी हमारे पास एनिमल्स होते हैं उनके बिटवीन में हम ब्रीडिंग करवाते हैं और उससे जो आने वाला प्रोडक्ट होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू उसके पेरेंट्स से। ठीक है, तो इसमें कभी कभी कैसा होता है जो पेरेंटी होते हैं ना वो खुद कभी कभी किसी के हाइब्रिड क्वालिटी हो सकते हैं। तो हमको क्या करवाना पड़ता है कि जैसे अगर एक पर्टिकुलर कोई एनिमल है, मान लेता गोट है, ठीक है, तो गोट का उसी के एज इट इज सिमिलर वाला जो एकदम ब्रीड होगा या बेसिकली उसका एकदम सिमिलर क्लोज रिलेटेड वाला जो उसका बोल सकते हैं भाई बहन बोलते हैं ना उनमें, वैसा अगर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी वाला होगा तो इनके बिटवीन में हम लोग क्या करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे और उसके बाद जो आगे का एनिमल प्रोड्यूस होते जाएगा वो कंटिन्यू कैसा हो जाएगा, फिर वो प्योर ब्रीड हो जाएगा। इसी तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले भी आपको मैंने प्योर लाइन्स कैसे बनाते इसके बारे में बताया था इन द माइक्रो प्रोपोगेशन और टिश्यू कल्चर के टाइप पे। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे भी है कि एनिमल हस्बेंड्री में बेसिकली हम क्या करवाएंगे, एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं ऑफ द ब्रीडिंग किसका, लाइव स्टॉक्स का। लाइव स्टॉक जो बेसिकली हम अपने खाने पीने के लिए यूज करते हैं, जैसे चिकन हो गया, गोट वगैरह हो गया, ये सब की बात करें। ठीक है, एग्जाम्पल अगर बात की जाए यहाँ पे लाइव स्टॉक कौन कौन से जिसको हम पाल रहे होते हैं, काफी ज्यादा बफेलोज है, ओके, काउज है, गोट्स है, शीप है, कैमल्स एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एनिमल है जो हमारे लाइफ स्टॉक के पर्पस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, नॉट ओनली फॉर खाने पीने के लिए, हमारे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज होता है बहुत सारी चीजें। तो एनिमल हस्बेंड्री अलग अलग चीज है। बेसिकली अगर एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो ये एक ऐसा साइंस है जिसके अंदर हम अपने आर्ट को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा नया क्वालिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और फार्मर की डिफरेंट टाइप के स्किल्स के कॉम्बिनेशन की मदद से हम एनिमल ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग की बात करें, चिकन वगैरह की बात करें, ये सबको हम लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, रियर करते हैं। फिश फार्मिंग की बात करें तो ये भी हम क्या करते हैं, पालते हैं, जिसके बाद ऑर्नामेंटल फिश हो गए या बेसिकली जो हमारे ईटेबल फिश होते हैं उनको हम ज्यादातर ग्रो करते हैं। बी कीपिंग हो गया जिसके अंदर से हमको हनी, वैक्स वगैरह जैसे अदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सेरिकल्चर की बात करें जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, सिल्क वॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं ताकि हमको उनसे सिल्क मिल पाए। आगे बात की जाए लैक कल्चर, जो कि बेसिकली एक लैक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एयर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद सॉलिड हो जाता है, जिससे डिफरेंट टाइप के टॉयज, बैंगल्स वगैरह बनाए जाते हैं। ओके, इसी तरह आगे बात करते हैं तो ये एनिमल हस्बेंड्री करने का क्या फायदा है, आपको एनिमल से क्या चीजें प्राप्त होंगी, क्या चीजें मिलेंगी। सच एज आपको मिल्क मिलेगा बफेलो काऊ वगैरह से, एग्स मिलेगा आपको हैन वगैरह से, मीट मिल सकता है आपको गोट वगैरह से, वुल मिल सकता है आपको शीप वगैरह से, हनी मिल सकता है आपको बी वगैरह से, सिल्क मिल सकता है आपको बेसिकली सेरिकल्चर सिल्क फॉर्म से, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमको एनिमल हस्बेंड्री के बाद मिलते हैं। आगे बात करें क्या क्या चैलेंजेस है जो फेस करने पड़ सकते हैं। बेसिकली केयर ही करना सिर्फ एक लौता तरीका नहीं होता जिसकी वजह से आप बहुत सारा यील्ड बना लो। मतलब अगर एक मैंने मुर्गी लाई, उसको मैं पाल रहा हूँ, बस उसको केयर कर रहा हूँ और वैसा बहुत सारा यील्ड हो जाएगा, मैं सोचूंगा कि बहुत सारे टाइम पे चिकन हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ केयर करना इज नॉट अ मेन ऑप्शन। ओके, आगे बात करते हैं डिस्पाइट हैविंग 70% लाइफ स्टॉक ऑफ, बेसिकली 70% से भी ज्यादा क्या होता है लाइफ स्टॉक का हर साल कल्चरिंग वगैरह या बेसिकली रेयरिंग किया जाता है, जिसमें भी इंडिया और चाइना का मिला के सिर्फ 25% ही कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाता है पूरे वर्ल्ड को। तो सोचो बाकी 50% कहाँ जा रहे होंगे। बाकी 50% कभी कभी कोई पर्टिकुलर डिजीज की वजह से मर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर प्रोडक्ट क्वालिटी खराब हो जाती है, तो और भी ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसमें 50% तक की चीजें हमारी खराब हो जाती हैं। ओके, आगे बात करते हैं तो ये सारी चीज को ओवरकम करने के लिए, मतलब जो ये 25% तक का प्रॉब्लम होता है 75% ग्रो करने के बावजूद भी, 70% तक का करने के बावजूद भी, तो इसको 25 से और कैसे इंक्रीज कर पाए कि भाई कम से कम डेथ हो, कम से कम डिजीज प्रॉब्लम हो, ये सारी चीजों को कैसे ओवरकम करो। तो इसके लिए हमको प्रोफेशनल अप्रोच लगेगा, हमको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज लगेगी जो ये सारे फार्म मैनेजमेंट में मदद करें हमको। ओके, अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रिंसिपल्स के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, उनका प्रोसेसिंग करेंगे, उनकी मार्केटिंग करेंगे। प्रोडक्शन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सही तरीके से प्रोडक्शन करना पड़ता है। प्रोसेसिंग करना कि अगर मैंने उसका प्रोडक्शन कर दिया, कोई चीजें मैंने बना दी, तो उसको सही से प्रोसेस करना, उसको उसके पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना सही तरीके से, वो प्रोसेसिंग में। अब प्रोडक्ट बन गया तो क्या उसको मैं अपने पास रख के सड़ाने तो वाला नहीं हूं, उसको मैं मार्केट में बेचूंगा, तो मार्केटिंग करने की कुछ स्ट्रेटेजीज होती है। तो ये फार्म मैनेजमेंट में, एनिमल हस्बेंड्री में बहुत सारे प्रोफेशनल अप्रोचेस लगते हैं जिसमें अलग अलग लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन लगता है। ओके, आगे बात करते हैं तो फार्म मैनेजमेंट में क्या क्या ऐसे स्टेप्स जो हमको ध्यान रखने। तो पहला ये अपने पास है ब्रीड सिलेक्शन करना। ओके, ब्रीड सिलेक्शन में बेसिकली क्या है, हम कभी भी हाई यील्डिंग के ब्रीड्स को सेलेक्ट करेंगे जिसकी मदद से क्या होगा, अच्छे खास से हमारे पास आगे के प्रोजेनीज आएंगे। ओके,
फॉर एन एग्जांपल अगर बात करते हैं, जैसे अगर मेरे को गोट बनाना है, मतलब अगर मेरे को ऑफस्प्रिंग बनाना है गोट का जिसके पास सुपीरियर क्वालिटी हो, तो मैं एक ऐसे गोट को पकड़ूंगा जो मिल्क बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, एक ऐसे गोट को पकड़ूंगा जिसका जो मसल ग्रोथ है, मसल मास है वो ज्यादा है। अगर इन दोनों को मैं क्रॉस करूं और आगे का प्रोजेनी है तो उसके पास दोनों क्वालिटी होगा, वो मिल्क भी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, उसका मसल मास भी ज्यादा होगा। तो मीट पर्पस फॉर द अपने पास मिल्क के पर्पस, दोनों पर्पस के लिए वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बन जाएगा एक। ओके, तो ब्रीड सिलेक्शन करना कभी भी हाई यील्डिंग ब्रीड्स होने चाहिए। न्यूट्रिशन एक देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम खाली उसको बेसिकली केयर करके नहीं पाल सकते, उसको एक प्रॉपर एडुकेट बैलेंस अमाउंट ऑफ फूड प्रोवाइड करना उस लाइफ स्टॉक को सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ओके, आगे बात करें हाइजीन मेंटेन करना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने भी आपको बोला कोई ना कोई पर्टिकुलर डिजीज की वजह से एनिमल मर जाता है, तो हाइजीन प्रॉपर रखना चाहिए, कभी भी एनवायरमेंट को उसके आसपास के क्लीन रखना चाहिए, सराउंडिंग को। वेटरनरी सुपरविजन भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हो सकता है कोई वजह से बेचारे को अगर कोई डिजीज वगैरह हो गया तो उसका रेगुलर हेल्थ चेकअप, वैक्सीनेशन वगैरह सब प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। आगे बात की जाए तो क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह की बात की जाए तो हाई यील्डिंग अगर आपको बनाना है तो दो अलग अलग सुपीरियर क्वालिटी के ब्रीड्स को आपको लेके करना पड़ता है, जिसको क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। ओके, आगे बात करें तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट करना, वही बात है कि प्रोडक्शन करना, किसी चीज का प्रिजर्वेशन करना और किसी चीज की मार्केटिंग करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं आपके फार्म मैनेजमेंट के अंदर। ओके, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं कि एनिमल ब्रीडिंग के ऊपर खाली बात करते हैं। अभी हमने एनिमल हस्बेंड्री की बात की जिसमें अलग अलग क्वालिटी की चीजें थी, जैसे मिल्क भी था, सिल्क भी था, लैग कल्चर भी था, बी कीपिंग से हमको हनी भी था, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है जिसको एक कॉमनली हम एनिमल हस्बेंड्री के नाम से बोलते हैं। ओके, अब एक एक टॉपिक को हम उसमें से उठाने की बात करते हैं। तो सबसे पहला हम लेते हैं इसके अंदर एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है? एनिमल ब्रीडिंग खाली इंप्रूव करता है यील्ड्स को और प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करने का काम करता है, चाहे फिर वो मिल्क हो, एग हो या मीट हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो। ओके, एनिमल बेसिकली विद अ कॉमन एंसेस्टर हैविंग सिमिलर फीचर फॉर्म अ ब्रीड। तो बेसिकली ब्रीड का मीनिंग क्या हो सकता है कि एक ऐसा एनिमल जिसके एंसेस्टर्स कॉमन थे। ओके, जैसा अगर गोट है तो गोट का ऊपर कोई एनिमल होगा, गोटी होगा, उसके ऊपर कोई गोटी होगा। तो मतलब बेसिक बात क्या बोला जा रहा है कि जो एंसेस्टर होंगे, जो पूर्वज होंगे, वो दोनों ब्रीड के लिए अगर सिमिलर हो तो इनके बीच में हम लोग क्या करवा सकते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग करवा सकते हैं। ओके, इतना बात आपको क्लियर हो रहा होगा, होप सो। ओके, आगे बात करते हैं इसके अंदर की ब्रीड को लेके। तो ब्रीड मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड विद डेसेंट्स। ऊपर जो लिखा उसी का उल्टा लिखा है कि एक कोई तो मेन एनिमल था, उसी के जो बच्चे आगे आते जा रहे, जो सेम कॉमन एंसेस्टर से ही बिलोंग करते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीड बोलते हैं। पहले आपको मैंने उल्टा बताया, अब ये एक अलग वे में था, मीनिंग सेम है टोटली कि रिलेटेड डेसेंट। डेसेंट्स मतलब होते हैं बच्चे, ठीक है, इतना चीज ध्यान रखिएगा कि डेसेंट्स मतलब क्या है? जो नीचे आने वाले उनके बच्चे आते जाएंगे, उसमें उनको डेसेंट्स बोलते हैं। सिमिलर इन, अब एक बात है कि जो भी ये उनके बच्चे आ रहे, ये दो अगर बच्चे हैं उनके किसी एक कॉमन डेसेंट्स के हैं तो इनके बीच में सिमिलैरिटी भी होगी, ठीक है, जनरल अपीयरेंस इनका सिमिलर होगा, इनका दिखने का फीचर सेम होगा। अगर ये मिल्क प्रोड्यूस करता हो तो ये भी मिल्क ही प्रोड्यूस करता होगा, ठीक है। आगे बात करें, इनका साइज वगैरह बेसिकली कुछ हद तक का सिमिलैरिटी होनी चाहिए। कन्फिगरेशन मतलब बॉडी फॉर्मेशन इनका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास हॉर्स है और एक डोंकी है, इनके बीच में हम क्रॉसिंग करवा दें। आप सोचो ना, हॉर्स का एंसेस्टर कोई और है, डोंकी का एंसेस्टर कोई और है, लेकिन इनके बीच में हम ब्रीडिंग करवाते हैं, तो बेसिकली इनको ब्रीड नहीं बोलते हम। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इनका सिमिलर अपीयरेंस होना चाहिए, जनरल फीचर्स इनके क्या होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए। आगे बात करते हैं एनिमल ब्रीडिंग क्या है? डन टू ऑब्टेन द इंप्रूव ब्रीड्स विद डिजायरेबल क्वालिटीज। ओके, हम ज्यादातर एनिमल ब्रीडिंग इसीलिए करते हैं तब ताकि हम हमारे आगे के प्रोजेनी में वो सारी अच्छी क्वालिटीज प्रोड्यूस कर पाए जो हमको चाहिए। ओके, सुपीरियर क्वालिटीज हमको आगे के प्रोजेनी में चाहिए होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमको इंक्रीज करना है क्या? यील्ड ऑफ एन एनिमल, एनिमल का क्वांटिटी बढ़ाते जाना है। जहां पे भी द वर्ड आई यील्ड, मतलब हमकी बात, हमारी एक ही बात है कि क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं हम और कुछ नहीं। ओके, इंप्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी, ये भी बात है कि जो भी उसे मिलने वाले प्रोडक्ट है वो भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, मिल्क की मीट का क्वांटिटी अच्छा होना चाहिए, एग का यील्ड ज्यादा होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज को हम एक जगह पे लाने की पूरी कोशिश करते हैं। ओके, एक ही एनिमल के अंदर प्रोड्यूस करने की पूरी कोशिश करते हैं, और इसी पूरे ओवरऑल को हम लोग बोलते हैं एनिमल ब्रीडिंग। ओके, अब इसमें भी टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग है, बिकॉज ब्रीडिंग के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। जैसे कि हम सिमिलर एनिमल के बिटवीन में करवा रहे हैं, ज्यादातर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है लेकिन एनिमल सिमिलर है करके हम ब्रीडिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसे एनिमल होंगे जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं अपने पर्टिकुलर अच्छे सुपीरियर वाले, उनके बिटवीन में करवा सकते हैं, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा है हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं जिसमें डेसेंट सिमिलर भी नहीं, मतलब दोनों के एंसेस्टर अलग अलग है, जैसे हॉर्स का अलग है, डोंकी का अलग है, लेकिन इनके भी बिटवीन में हम ब्रीडिंग करवाते हैं अपने फायदे के लिए। ओके, इसलिए टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग थोड़ी अलग अलग है। जैसे इन ब्रीडिंग की बात करें तो ब्रीडिंग इसमें किसका होता है? क्लोज रिलेटेड एनिमल्स का होता है, जो 4 से 6 जनरेशन तक सिमिलर आते गए, मतलब हमारे डैड,
दादा, परदादा, 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 तो ये सारे हो गए जनरेशंस। तो ऐसा बोला गया है कि 4 से 6 जनरेशन तक के ये सिमिलर हो, उनका जो कोई कॉमन एंसेस्टर होगा वो कौन होगा, सिमिलर होगा। तो ऐसे बिटवीन में अगर किसी एनिमल के हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग बोलते हैं। क्लोजली रिलेटेड एनिमल होगा वो, उसका 4 से 6 जनरेशन सिमिलर होगा। इसका फायदा क्या है कि इसका फायदा ये है कि प्योर लाइन अचीव हो जाता है। मतलब क्या कि उस पर्टिकुलर एनिमल का जो क्वालिटी था वो पूरे तरीके से अच्छे से आ जाता है, वो कोई हाइब्रिड वेराइटी नहीं होता। ओके, ये एक फायदा होता है इन ब्रीडिंग करवाने का। अगर दोनों एनिमल काफी हद तक के सिमिलर है, मतलब अगर ये 4 लीटर मिल्क देता है, ये भी 4 लीटर दे रहा है, इसका मसल मास जितना है इतना भी इसका भी सेम मसल मास है, तो मतलब अगर जब सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है और इनके बिटवीन में मैं कंटिन्यू ब्रीडिंग करवाते रहो, 4 से 6 जनरेशन तक आगे प्रोड्यूस करवाओ, तो प्रॉपर प्योर क्वालिटी यही मिलेगा कि भाई ये 4 लीटर ही देगा, इससे कम नहीं देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा, इसका मसल मास भी फिक्स हो जाएगा। इसी को बोला जाता है प्योर लाइन अचीव करना। ठीक है, और अगर मैं किसी हाइब्रिड इसको बनाने की कोशिश करता, मतलब ये 4 लीटर मिल्क देता है, इसका बॉडी मास कुछ है पर्टिकुलर अमाउंट में, दूसरा मैंने कोई ऐसा एनिमल लिया जो 10 लीटर मिल्क दे रहा है, ठीक है सिमिलर ही इसकी तरह, लेकिन उसका मसल मास भी ज्यादा है, अब मैं ब्रीडिंग कराऊंगा तो क्या होगा, अब हो सकता है 4 से 6 जनरेशन बाद जो पहला वाला था अब वो भी थोड़ा बदल जाएगा और कैसा क्वालिटी देगा, ज्यादा मिल्क भी देगा, ज्यादा मसल मास भी देगा, तो उसको हम प्योर लाइन नहीं बोलते, इसको हम हाइब्रिड वेराइटी बोलते हैं। तो होप्स अभी आपको क्लियर हो गया प्योर लाइन क्या और हाइब्रिड क्या। तो फायदा ये है कि अगर हम लोग कंटिन्यू सिमिलर एनिमल्स के बिटवीन में ब्रीडिंग करवाते रहेंगे तो प्योर लाइन अचीव हो जाएंगे और जितने भी हार्मफुल रेसेसिव जीन्स है वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ये एक फायदेमंद होती चीज है कि कभी कभी कुछ एनिमल के अंदर कुछ हार्मफुल रेसेसिव जीन्स होते हैं ना, तो वो कंटिन्यू सेम ब्रीड के साथ मिल के उसका डीएनए एक्सचेंज होते होते जो उसके पास अगर कोई बेकार वाला जीन होगा तो वो रिप्लेस हो जाता है। ओके, तो ये एक फायदेमंद वाली चीज है। लेकिन इसका एक घाटा भी है कि रिड्यूस द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ये एक दिक्कत है। अगर मैंने वही बोला ना 4 लीटर का है, तो अगर कंटिन्यू ब्रीड करवाओगे तो आगे तक आपको जनरेशन में 4 ही लीटर मिलेगा, तो कुछ फायदा तो नहीं, प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं बढ़ रही, ये एक घाटा है अपने को। दूसरा अपने लिए कि कभी कभी अगर जब सिमिलर ब्रीड के बिटवीन में ज्यादा अगर हम इन ब्रीडिंग करवाते तो इनकी फर्टिलिटी चली जाती है। ओके, ये एक मेन इनका बड़ा प्रॉब्लम है कि ये आगे बच्चे और प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ओके, आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो बच्चे क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाते, क्योंकि अगर कोई डिजीज से अगर ये पहला वाला और ये दूसरा वाला दोनों को सेम डिजीज से प्रॉब्लम होता है, दोनों मर जाते हैं। अब अगर फिर भी मैं इनके बिटवीन में अगर मैं ब्रीडिंग करवाते रहूं और अगर मान लेता हूं कि अगर एक एग्जांपल लेते कि टाइफाइड से दोनों मर जाते हैं, एग्जांपल खाली ऐसे एग्जम्पशन वाला, टाइफाइड से दोनों मर जाते हैं। अब ये दोनों को मैं कंटिन्यू ब्रीड करवा रहा और आगे सेम जनरेशन आते जा रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर हो गया आगे जाके किसी कंडीशन में टाइफाइड बहुत बढ़ गया तो मतलब इनका तो पूरा जनरेशन बार मर जाएगा ना। तो ये एक प्रॉब्लम होता है इन ब्रीडिंग का कि इनकी फर्टिलिटी भी खराब हो जाती है और इनका मरने का भी चांसेस ज्यादा होता है। लेकिन अगर वही मैं किसी और से करवाऊं जो टाइफाइड को रेसिस्टेंस हो और ये बेचारे को टाइफाइड हो जाता है बार, अगर टाइफाइड रेसिस्टेंस को मैं इसके साथ ब्रीड करवाया तो आगे का जो जनरेशन आएगा उसका क्या फायदा होगा, वो टाइफाइड रेसिस्टेंट होना चालू हो जाएगा। तो ये थोड़ा फायदा होता है आउट ब्रीडिंग करवाने का। तो ये हमारा टॉपिक नेक्स्ट है, इज द आउट ब्रीडिंग। ठीक है, इसमें ब्रीडिंग करवाते थोड़े अनरिलेटेड एनिमल्स की, मतलब उनका जो जनरल फीचर वगैरह होता है वो थोड़ा अलग होता है। ओके, सेम ब्रीड तो होते हैं लेकिन उनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता। 4 से 6 जनरेशन तक उनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, हो सकता है उसके पहले कभी कॉमन एंसेस्टर हो। ठीक है, आउट क्रॉसिंग भी इस चीज को बोला जा रहा है। इसके अंदर कुछ टाइप्स है जैसे कि आउट क्रॉसिंग, ब्रीडिंग बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज टू ओवरकम द इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग बार बार करवाने की वजह से जो प्रॉब्लम होता है, फर्टिलिटी वगैरह चली जाती है, प्रोडक्टिविटी खत्म होती है, तो इसको थोड़ा ओवरकम करने के लिए हम लोग आउट क्रॉसिंग करवाते हैं कि 2 डिफरेंट स्पीशीज में क्या करवा देते हैं हम लोग, क्रॉसिंग करवाते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग होता है जिसमें से हम लोग एक सुपीरियर मेल का ब्रीड पकड़ते हैं और एक सुपीरियर फीमेल का ब्रीड पकड़ते हैं और इनको क्रॉस करवा के कोई बहुत ज्यादा अच्छा ब्रीड को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हिशाडल शिप की बात करिए, बीकानेरी ईव एंड मैरिनो राम के मदद से बनाए। ठीक है, ये एग्जांपल थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सीडी के एग्जांपल्स होते हैं इंपॉर्टेंटली। ओके, आगे बात करें इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। द वर्ड इंटर स्टैंड फॉर डिफरेंट। ओके, मतलब 2 डिफरेंट स्पीशीज को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इंटरब्रीड कर दिया। तो यहाँ पे 2 रिलेटेड स्पीशीज की बात करें, जैसे कि एग्जांपल में म्यूल हमारे पास है जो कि हॉर्स और डोंकी के कॉम्बिनेशन के बाद बनता है। ओके, लास्टली अगर बात करें यहाँ पे मॉडर्न ब्रीडिंग टेक्निक्स भी हमारे पास अवेलेबल है। जो भी आपने पढ़ा वो मॉडर्न बेसिकली वो डिफरेंट टाइप की ब्रीडिंग टेक्निक्स थी। अब हमने मॉडर्न टेक्निक से क्या कर दिया, ब्रीडिंग करना चालू कर दिया। ओके, जैसे कि मॉडर्न ब्रीडिंग टेक्निक्स में क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक तरीका होता है। ओके, जो रिप्रोडक्शन जैसे चैप्टर में आपको मैंने पढ़ा है ऑलरेडी, इसमें क्या बोला गया है कि सुपीरियर मेल का जो सीमेन होता है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। अब इसके अंदर हम लोग नेचुरल तरीके से कॉपुलेशन या सेक्सुअल कोर्स के मदद से हम लोग नहीं कर रहे ट्रांसफर। अब हम लोग क्या करने वाले, सीमेन को कलेक्ट करेंगे मेल से, फ्रोजन करके उसको स्टोर करके रखेंगे, बाद में हमको जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा हम फीमेल के अंदर ट्रांसफर करके वो प्रोजेनी प्रोड्यूस कर लेंगे। इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कि मैं खुद लेबोरेटरी कंडीशन में ये सारी चीजें कर सकता हूँ। आगे बात करें तो इसमें नॉर्मल मेटिंग का जो प्रॉब्लम होता है वो खत्म हो जाता है, इवन ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। अगर मेरे पास कोई अमेरिका में बहुत ज्यादा अच्छी ब्रीड है किसी एनिमल की, तो उसका सीमेन में कलेक्ट करके यहाँ पे लाके उसके सिमिलर वाले स्पीशीज के साथ क्या कर सकता हूँ, मैं उसके अंदर बेसिकली ट्रांसफर करके प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो मेरे को वहां से पूरा एनिमल ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ी।
ओके। एमओईटी की बात करते हैं जो कि हमारा लास्ट टॉपिक इसके लिए है। एमओईटी बेसिकली मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। ओके, इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग एफएसएच का हार्मोन से जानबूझ के इंड्यूस करवाएंगे। कोई एक एनिमल है, हो सकता है वो पूरे टाइम में एक मंथ में एक ही एग देता हो, तो हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देके उससे कम से कम 6 से 8 मेच्योर एग्स का फॉर्मेशन करवाएंगे और सबको फर्टिलाइज करेंगे। और सबको फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनेगा, 8 से 6 ब्लास्टोसिस बनेगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उनको उसको ट्रांसफर कर देंगे सरोगेट मदर्स के अंदर। ठीक है, एक बार सरोगेट मदर के अंदर वो 8 अलग अलग एग्स चले गए तो 8 बच्चे पैदा होंगे। सोचिए, एक ही फीमेल से 8 अंडे हमने बनवाए एफएसएस से, अब वो एग्स को हम फर्टिलाइज करके अलग अलग सरोगेट मदर में ट्रांसफर करते हैं तो 8 बच्चे प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसी तरह हम लोग कंटिन्यू ब्रीडिंग कर करके एमओईटी का जरिए से हाई यील्ड अमाउंट क्या कर सकते हैं, किसी भी एनिमल का प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये ज्यादातर कैटल, शीप, बफेलो, रैबिट्स वगैरह के लिए यूज होता है ज्यादातर। ओके, आगे बात करें तो इसका मेन काम क्या है, इंक्रीज करना हार्ट का साइज क्विकली। बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग हार्ट का साइज क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मतलब जो इनका ग्रुप होता है एनिमल का, उसको हम लोग हर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हाई यील्डिंग एनिमल्स को ज्यादा क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो होप सो आपको यहाँ पे एनिमल ब्रीडिंग, बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री का मीनिंग एंड एनिमल ब्रीडिंग का मीनिंग यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे साथ बने रहे, हम आगे के टॉपिक्स लेके आएंगे और इस चैप्टर को पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।